है, इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो टोटल एनर्जी है बेटे, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. Potential energy on the basis of the electrostatic interaction between the central nucleus and the revolving electron, and the kinetic energy just because of the velocity possessed by the electron as such बेटे. So kinetic energy की जब आप बात करते हो बेटा, kinetic energy आपके पास इलेक्ट्रॉन की 1/2 mv² के बराबर हुआ करती है. आपने बेटे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इसने जब भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है, इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर चाहिए होगा रिवॉल्व करने के लिए. एंड आपका साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन जो है वो ke²/r², ये भी आपने कर रखा है. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन है, ये बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स है. आपने बच्चों दोनों को कंपेयर कर दिया, आपके पास mv², दिस इज ke²/r, ये आपको बेटा मिल गया. अब आप क्या करिए, इसको 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आपकी काइनेटिक एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू बेटे आ जाती है. सो आइए सब्स्टिट्यूट कर दें. काइनेटिक एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन की जो है, इट विल बी इक्वल टू 1/2 ke²/r. ये आपका बेटे एक्सप्रेशन बन गया काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने कितनी पोजेस कर रखी है जब ये ऑर्बिट में बेटे रिवॉल्व कर रहा है. अब जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी E जो है, इलेक्ट्रॉन की साइड पर कितना पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज इलेक्ट्रॉन, आप कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है, उसके चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल से बेटा सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी. पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एट द साइट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू k and E/r multiplied by -E. So potential energy is minus ke²/r. This is the expression for your potential energy. अब आप दोनों एनर्जीज आपके पास जो अवेलेबल हैं, इनको बेटे सिंपली ऐड कर दीजिएगा, आपके पास आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा. सो टोटल एनर्जी डियर चिल्ड्रन आपके पास आ गया जी 1/2 ke²/r. ये नेगेटिव का है, दिस इज ke²/r, और टोटल एनर्जी -1/2 ke²/r. ये आपके पास बेटे टोटल एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के अंदर या आप किसी भी अदरवाइज एटम की बात करें तो आपको मिल जाती है. यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका बेटे जो ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है जो रादर, ये इसमें बेटे आपका ये टर्म जो है R, ये आपने ऑलरेडी बेटे कैलकुलेट कर लिया हुआ है, आपने R की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, और R आपने निकाला था बेटा, दिस इज इक्वल टू बेटे 1/, लेट मी राइट बेटे, स्मॉल r आप ऑलरेडी कर चुके हो, 1/k n² h²/4π² me². बेटे एक बार रीचेक करना, ये जो एक्सप्रेशन मैंने रेडियस के लिए लिखा है दैट इज 1/k n² h²/4π me². आपने हाइड्रोजन एटम के लिए n को 1 पुट करके इसको 0.53 एंगस्ट्रॉम से निकाला भी था. सो ये r की वैल्यू जो है आपकी, इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है बेटे आपको अगेन ब्रॉड पैरामीटर्स की टर्म्स में आपको बेटे मिल जाएगा. सो लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ r इन द एक्सप्रेशन फॉर द
energy of the electron beta. So we will have energy E, this is equal to beta minus 1/2 k E square as such, और 1/r ये आ जाएगा m square h square k, of course it is 4 pi square m and beta E का square. ये आपके पास बेटे एक एक्सप्रेशन जो है ये बच्चों बन जाता है एनर्जी के लिए. लेट मी रीराइट दिस बेटा, k इंटू के इट विल बी बेटा यूर k का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, माइनस 2 पाई का स्क्वायर k का स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन n का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर. एक बार बेटे रीचेक करके देखिएगा सारी कैलकुलेशन को, सारे रिजल्ट को. माइनस के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एंड m e 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर बेटा इट इज देयर. अब डियर चिल्ड्रन ये आपके पास आपका जनरल एक्सप्रेशन बन जाता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एनी ऑर्बिट. n की वैल्यू आप अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बेटा. अब बच्चों इसमें देखिए आपका पाई भी कांस्टेंट है, k आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट ये वैसे ही कांस्टेंट है बेटा. आप अपनी सारी वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इट विल बी माइनस 13.6 अपॉन n के स्क्वायर को छोड़ दीजिएगा, सो मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. आप एनर्जी की रिफाइंड वैल्यू जो है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज बेटे निकाल सकते हो. सो इस एनर्जी की वैल्यू के साथ ही साथ कई बार बेटे वो आपको कह देते हैं कि आपका इस केस में एनर्जी के लेवल्स कैसे बनते हैं, एनर्जी का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ये चीज भी आप निकाल कर बताइए बेटा. सो वी कैन से दैट बेटे कि जब आपका इलेक्ट्रॉन, सपोज द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n1 orbit, n1 shell to the n2 shell. अगर आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऑब्वियसली बेटे इट इज एक्सपेक्टेड टू गेन एनर्जी. एनर्जी गेन कितनी करेगा? दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द टू, दैट इज E एनर्जी इन दिस स्टेट एंड एनर्जी इन दिस स्टेट बेटा. और बच्चों देखिए आप अच्छे से जानते हैं एनर्जी आपका जो है E, ये डियर चिल्ड्रन h न्यू के बराबर हुआ करता है En2 के लिए. इस एक्सप्रेशन में मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं बेटे, n की जगह n2 लिख दूंगा, बाकी सारा सेम रह जाएगा. सो आई विल हैव माइनस 2 पाई का स्क्वायर k का स्क्वायर m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई n की जगह बेटे मैंने लिख दिया n2 का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर, माइनस ये en1 लिखेंगे, n1 पुट कर देंगे आप, इट विल बी 2 पाई का स्क्वायर k का स्क्वायर m e4 अपॉन n1 का स्क्वायर एंड बेटे h का स्क्वायर. ये चीज बच्चों आपके पास आ जाएगी. ब्रैकेट यहां नेगेटिव साइन भी आएगा. ब्रैकेट को जब हम बेटे एलिमिनेट कर देंगे आपका न्यू को बेटे मैं c/λ भी लिख सकता हूं. इट विल बी इक्वल टू बेटा माइनस 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m e4 अपॉन n2 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर k का स्क्वायर m e4 अपॉन n1 का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर. ये चीज बच्चों हमारे पास बन गई. अब n2 और n1 को छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें कॉमन ली जा सकती हैं. सो आपके पास डियर चिल्ड्रन बन गया जी, माइनस को आप कॉमन ले लीजिए या ना भी ले लीजिए तो भी कोई बात नहीं है, बिकॉज ये आपका वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर k का स्क्वायर m e की पावर 4 इन द डिनोमिनेटर h का स्क्वायर. ये नेगेटिव है, इसको मैं बाद में लिख देता हूं 1/n1 का स्क्वायर एंड n2 का स्क्वायर. मेरे पास बेटे ये चीज बन गई.
आइए थोड़ा टर्म्स को रीशफल करें और देखें हमारा एक्सप्रेशन किस तरीके का बेटे बन रहा है, किस फॉर्म को ये अटेन कर रहा है और कैसे हम इसको बेटा कैलकुलेट कर पाएंगे बेटे। इसमें देखो बेटा, आपने ये जो H और C है इनकी एडजस्टमेंट साथ ही कर देनी, इनको उधर शिफ्ट कर दीजिएगा। H यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर में है, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। C आपका इधर है, ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आफ्टर रीशफलमेंट ऑफ द टर्म्स आपके पास 1 बाई लैम्डा दिस इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर k का स्क्वायर m e की पावर 4 इन द डिनोमिनेटर c इनटू h का क्यूब एंड इट इज विथ 1 बाई n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। जरा चेक करिए बेटे सारे स्टूडेंट्स, यू आर ऑल गेटिंग दिस और नॉट बेटा। यहाँ पे जो आपका ये 1 बाई लैम्डा है बेटा, दिस 1 बाई लैम्डा दिस इज कॉल्ड बेटे वेव नंबर बेटे, और इसको आप बेटे वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट किया करते हैं। सो इन द प्लेस ऑफ दिस 1 बाई लैम्डा बेटे I can write new bar also. So I will have this wave number new bar. This is equal to 2 pi का square k का square m e की power 4 upon c h का cube 1 by n1 का square and n2 का square, ये चीज आ जाती है। और डियर चिल्ड्रन, ये आपका जो ये कांस्टेंट पड़ा है सारा, ध्यान से देखिएगा। 2 कांस्टेंट है इसमें, पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट वैसे कांस्टेंट है। जब आप ये सारी वैल्यूज डाल दोगे तो ये टर्म को कलेक्टिवली रिडबर्ग्स कांस्टेंट कह देते हैं। सो न्यू बार इट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। और डियर चिल्ड्रन, ये जो कांस्टेंट आपका बना है रिडबर्ग्स कांस्टेंट आर, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटे 1.097 इंटू 10 रेज़ पावर बेटा, ये आपका 7 पर मीटर हुआ करता है। 10 रेज़ पावर, यस बेटे 7 पर मीटर। ये चीज बेटे आपने न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है। न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी थोड़ी जरूरत पड़ सकती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट की, और इसी बेसिस पे बेटे हम अपना जो है हमारा जो स्पेक्ट्रम का ओरिजिन है, दैट इज लाइमन सीरीज कैसे बनती है, बामर सीरीज कैसे बनती है, पाशन सीरीज कैसे बनेगा, ब्रैकेट सीरीज कैसे बनेगा, एंड फंड सीरीज कैसे बनेगा, ये सारे का सारा हम बच्चों इसके बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं। आइए करके देखें बेटा। सो एनर्जी लेवल्स की फॉर्मेशन की बच्चों में बात इसके बाद में अभी करूंगा। पहले आपको थोड़ा इन सीरीज के बारे में बता दूं पुत्र। लाइमन सीरीज, वामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज किस तरीके से हम बेटे बना सकते हैं, आइए देखें बेटे। हमारे पास जो पहला लाइमन सीरीज है, इस एक्सप्रेशन को मैं रीराइट कर लेता हूं एक बार। वेव नंबर आपका लैम्डा बार या 1 बाई लैम्डा रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1 बाई n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। लाइमन सीरीज में डियर चिल्ड्रन n1 आपका 1 और n2 आपका जो होगा इट विल बी 2, 3, 4 एनी हायर वैल्यू इट कैन बेटा अटेन। इसका मतलब ये हुआ कि लाइमन सीरीज आपकी तब बनेगी जब सेकंड शेल से या थर्ड शेल से या हायर शेल से आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में जंप कर जाता है, तो जो एनर्जी अमिट हो जाती है उसकी वेवलेंथ और उसका जो वेव नंबर वगैरह है इस केस में वो आपको लाइमन सीरीज की फॉर्मेशन जो है ये दे देता है। सो आपको न्यूमेरिकल्स में भी ये बहुत काम आएगा बच्चों। न्यूमेरिकल दो तरह से एग्जामिनर आपको पूछते हैं। कई बार वो कह देते हैं कि सीरीज लिमिट निकालिए, कई बार वो कह देते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए।
सीरीज लिमिट का मतलब होता है बेटे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपकी, चलो वो उसके लिए ऐसा उन्होंने कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। एक मैं आपको करके भी दिखा देता हूं बेटे। पहले मैं सीरीज आपको एक बार बता दूं सारी कौन कौन सी हैं। बामर सीरीज, बामर सीरीज में आपका बच्चों N1 जो है, जिस ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे इट विल बी 2, और N2 जो है ये 3, 4, 5 कोई भी हायर वैल्यूज जो है यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। और लाइमन बामर पाशन सीरीज में N1 आपका डियर चिल्ड्रन 3, N2 आपका 4, 5 या कोई भी और हायर वैल्यूज जो है अटेन कर सकता है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, यस बेटे इन दिस वे आप बामर सीरीज के बाद पाशन देन ब्रैकेट सीरीज की बात कर सकते हो, और लास्ट आपके पास फंड सीरीज की बात आ जाती है। फंड सीरीज में N1 आपका बेटा 5, N2 आपका जो है 6 ऑनवर्ड्स कोई भी वैल्यूज आप इस ऑर्बिट को असाइन कर सकते हैं जहां से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके इस शेल पे जो है ये बेटे फोकस खो जाएगा एज सच बेटे। अब बेटे बात कर रहे थे हम सीरीज लिमिट की एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वगैरह की। सो बिफोर आई प्रोसीड विद एनीथिंग अदर बेटा, इश्पुनीत पुत्र, इश्पुनीत। हाँ जी सर। हाँ जी बेटे, सीरीज लिमिट कैसे निकाल सकते हैं हम, एनी आइडिया? सर सीरीज लिमिट सर हाँ वो जी। तो सर एन, सर वो N2 को तो सर फिर वो पुट कर दो ना, कहते हैं N2 को पुट कर दो, कहते इन सर 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 इन इनफिनिटी, उससे N2 कट जाएगा तो N1 बच जाएगा सिर्फ। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए बेटा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए सर N2 को 2 पुट कर दो। 2, ओके नाइस, ठीक है बेटा। देन बेटे मान्या बेटा, मानविया, मान्या, क्षितिज, मानविया, मान्या, क्षितिज बेटा। चलिए देखते हैं बेटे फिर। यस हाँ बेटे मैं यही पूछ रहा था, सीरीज लिमिट वगैरह जो है हमें काफी बार पूछा जाता है कि कैसे कैलकुलेट करना है। एक बार ये प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट करना है देखिएगा सारे स्टूडेंट्स ध्यान से बेटा, कि हम किस तरीके से इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ये 3 नंबर में न्यूमेरिकल आपका बहुत आता है बेटा। आपको वो कह देते हैं कि जी सीरीज लिमिट निकाल के बताइए, या आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वगैरह निकाल के बताइए, या एक वेवलेंथ आपको दे देते हैं और उसके साथ इन रिलेशन कोई और वेवलेंथ निकालने को कह देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बामर सीरीज की बात कर लेता हूं। बामर सीरीज, इसमें अगर हमने सीरीज लिमिट निकालना हो, इसको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बेटी कहते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये भी आप कह सकते हो आप इसको। ये निकालने के लिए पहली बात तो ये है कि 1/λ आपका जो है रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर ये आ जाता है। और बेटे जब आप बामर सीरीज की बात करते हो तो बामर सीरीज में आपका n1 इट इज इक्वल टू 2, n2 आपका 3 से लेकर कोई भी हायर वैल्यू अटेन कर लेता है। लेकिन जब आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करते हो, आपने n2 को ये वाली वैल्यू असाइन ना करके इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू दैट इज इनफाइनाइट है वो असाइन कर देनी है। तो आपके पास ये 1/λ विल बी इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/2 का स्क्वायर
एंड 1 बाई इंफिनिटी तो 0 ही हो जाएगा. सो 1 बाई लैम्डा इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट बाई 4 एंड लैम्डा विल बी 4 बाई रिडबर्ग्स कांस्टेंट. रिडबर्ग्स कांस्टेंट आपने अभी अभी प्रेजेंटली लिखा था 1.0974 10⁻7. सो ये इनको आप एडजस्ट कर लीजिए टर्म्स को. इतने मीटर्स आपका सीरीज लिमिट बामर सीरीज में आ जाएगा. और बच्चों अगर आपको वो कह दे नहीं जी हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ नहीं चाहिए, हमें लॉन्गेस्ट चाहिए, इसी सीरीज में बामर सीरीज में ही आपको मैं बच्चों निकाल के वो भी बता देता हूं. तो पता नहीं होता एग्जामिनर कहां से किस सीरीज के साथ रिलेटेड आपसे पूछ ले. आइए देखें. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा निकालने के लिए आपके पास 1 बाई लैम्डा रिडबर्ग्स कांस्टेंट, n1 को पुत्र आप 2 पुट करोगे, n2 को आप सिंपली 3 उसके क्लोज वाली वैल्यू डाल दीजिए. 1 बाई 2 का स्क्वायर, 1 बाई 3 का स्क्वायर, 1 बाई लैम्डा रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 1 बाई 4, 1 बाई 9, 1 बाई लैम्डा, दिस इज r, दिस इज 36, 9 minus 4 एंड 1 बाई लैम्डा, दिस इज r, 5 बाई 36. बेटे आपको चाहिए लैम्डा. ठीक है जी. So lambda will be equal to your 36 upon 5 into Rydberg's constant. इसकी r की वैल्यू डाल दो, आपको आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज में मिल जाएगा. सो बच्चों 3 नंबर में रिपीटेडली आपको पूछा जाता रहा है कि आप बेटे सीरीज लिमिट कैसे निकालोगे और इन पर्टिकुलर सीरीज के साथ आपको कैसे डील करना है. तो ये सारा आपका डिफरेंट सीरीज के साथ रिलेशन में था. अब आइए थोड़ा बेटे एनर्जी स्पेक्ट्रम आपको मैं एक बार बच्चों बना के भी बता दूं कि आपके बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पर आप एनर्जीज का स्पेक्ट्रम कैसे डील चिल्ड्रन ड्रॉ कर लिया करते हैं. सो प्रेजेंटली बेटे अभी अभी हम कर रहे थे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है हमारे इस केस में इट इज इक्वल टू माइनस बेटे 13.6. दिस इज 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अगर आप n को 1 ले लेते हो आपके पास बेटे E1 जो है ये -13.6 बाई 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपको सीधा सीधा एनर्जी मिल जाएगा. और अगर बेटे मैं n को 2 पुट कर दूं सेकंड शेल के लिए इट विल बी -13.6 बाई 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ये 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में बेटा. जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा. आप चेक करके देखिए. राइट. तीसरे शेल के लिए थर्ड एन को जब आप 3 पुट कर देते हो -13.6 बाई 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टी का स्क्वायर आपको 9 दे देगा. जब आप 9 से डिवाइड कर लोगे तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. E4 फोर्थ के लिए 13.6 बाई 4 का स्क्वायर 16. अब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के करीब आ जाएगी. आप चेक करते जाइएगा साथ साथ बेटे कहीं पे कोई गलती का चांस ना रह जाए. 5 में n की वैल्यू पुट करने पे 13.6 बाई 5 का स्क्वायर 25 होता है. जब आप सॉल्व करोगे तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ऐसे पुट करते चले जाइए. जब आप n को इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो आपका E बेटे 0 आ जाएगा. मतलब इन एनर्जीज को हम बेटे एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में किस हिसाब से शो करें उसके लिए आप ये चीज डियर चिल्ड्रन प्लॉट करिएगा. इन दिस मैनर आपने वर्टिकल एक्सिस लिए, इन एक्सिस पे आपने एनर्जी ले लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बेटा, और आपके पास बच्चों ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन गए. इन एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने अपने जो एनर्जी लेवल्स है बेटा ये सिंपली बना लेने हैं. तो बड़े ध्यान से अगेन बेटे देखिएगा ये जो जितनी भी एनर्जीज आपने निकाली हैं
इन एनर्जीज की वैल्यूज को आप लिखते चले जाइएगा। ये आपका ये 0 तो है ही है, ये आपकी 0 के बिल्कुल नजदीक वाली वैल्यूज इसके नजदीक रहेंगी। और बेटे इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो सबसे कम वाली वैल्यू है, ज्यादा वाली, सॉरी कम वाली नहीं, उल्टा बोल रहा हूं मैं, हमने 0.54 लिखी थी ना बेटा, ये आपका बन गया, मान लीजिए 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव का, 0.54 इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा है सबसे बेटा, ये सबसे ज्यादा, उससे कम 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 ऐसे होता चला जाएगा बिकॉज ऑफ जस्ट दिस नेगेटिव साइन बेटा। तो ये इसके बाद आपके पास आ जाएगा जी, ये है -0.85 जो आपने ये वाला है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसके बाद दिए आ जाइए 1.5, दिस इज 1.5 बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और इसके बाद आ जाइए 3.4, ये यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा मेरा स्पेस कम पड़ रहा है, आप अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर सकते हैं। 3.4 नेगेटिव में है ये भी, और -13.4, थोड़ा ज्यादा ये डिफरेंस ज्यादा हो जाना चाहिए वहां पे, मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस कम देखने को लग रहा है, तो आई विल मैनेज इट इन दिस वे ओनली। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिएगा बेटा लाइमन सीरीज कैसे बनेगा, बामर कैसे बनेगा, पार्शियल ब्रैकेट फंड, ये सीरीज पुत्र कैसे बनने वाली है सारी की सारी। आपका लाइमन सीरीज में N1 1 था, ये N2 से N3 से 4 से N5 से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर सकता है। तो दिस इज बेटे यूर लाइमन सीरीज बेटे, ये वाली जो बन गई है, दिस इज लाइमन सीरीज, राइट जी पुत्र। देन ये आपकी बन जाएगी जी बामर सीरीज दिस वे, और आप ऐसे इसको बना सकते हो। ये आपके पास बच्चों बन गया बामर सीरीज, बामर सीरीज। देन पार्शियल सीरीज, ये डियर चिल्ड्रन आपके पास लाइमर बामर पार्शियल सीरीज, यहां पे ब्रैकेट सीरीज, और ब्रैकेट सीरीज, एंड फाइनली यहां पे आपके पास आपका फंड सीरीज बन जाएगा बेटा। इस लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, दिस इज फंड सीरीज बेटे। सो बेटे ऑन द बेसिस ऑफ योर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, आप ये सारा जो एनर्जीज का जो स्पेक्ट्रम है बच्चों, ये बना सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। आपकी अलग अलग सीरीज आपको बेटे डायरेक्टली मिल जाएंगी। आपको पता होना चाहिए लाइमन सीरीज में आप N1 कितना ले रहे हो, N2 कितना ले रहे हो, बामर सीरीज में आपकी N1 N2 की वैल्यूज क्या है, सीरीज लिमिट क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है, आप रेडियस किसी भी पर्टिकुलर वे में बेटा आपके जो ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, उनका कैसे निकाल सकते हो, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की उन शेल्स में कैसे निकाल सकते हो, एंड फाइनली बेटा आपका जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट वगैरह क्या है। रदरफोर्ड मॉडल तो चलो आपने डिटेल में कर ही लिया था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में आपने एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्कस किया, इम्पैक्ट पैरामीटर डिस्कस किया, और बेटे साथ ही साथ आपने फिर जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है उसकी लिमिटेशंस जो है उनके बेसिस पर ही जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है इसको बेटे डिजाइन किया था। सो ये बेटे आपका एटॉमिक मॉडल्स जितने भी आपके सिलेबस में थे, विद दिस अप टू दिस पॉइंट दे ऑल स्टैंड फिनिश्ड बेटा। अब हमने न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है। बिफोर आई स्टार्ट विद द न्यूक्लियस बेटे, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बात पूछनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। आई कैन सी चरणजोत, गुंजोत, सिया, आरुषि, ईशपुनीत, क्षितिज, मानविया, मान्या, उत्तर सारे बच्चे एक बार मुझे बता दीजिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात है तो आई कैन स्टिल रिपीट दैट।
तो अदरवाइज फिर हम बेटे एटम्स वाला पार्ट स्टार्ट करें। एटम्स वाला पार्ट कंप्लीट करके फिर हमारा एक हिस्सा रह जाएगा बेटे, वो आपका है सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर, 2-3 दिन का काम वो है। तो आई होप कि कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपका सिलेबस अप टू 10th ऑफ दिस मंथ कंप्लीट हो जाएगा बाय ऑल मींस। सो उसके बाद फिर हम बेटे जो आप कहोगे मैं वो चीज आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। सो यस बेटे डियर चिल्ड्रन, करें स्टार्ट फिर? ओके बेटे आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटे वी हैव न्यूक्लियस, atomic nucleus rather beta. Let us concentrate upon that part. What do we mean by the term atomic nucleus बेटे? आइए थोड़ा इंट्रोडक्टरी कर लेते हैं, फिर डिटेल में कल स्टार्ट कर लेंगे बेटे। एटॉमिक न्यूक्लियस, जैसे बेटे रदरफोर्ड्स मॉडल आपने स्टडी किया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम स्टडी किया, उसके बेसिस पे हम कह देते हैं कि हमारा जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है एटम का, दैट वी कॉल एज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे बेटे जो हैं ये न्यूट्रॉन्स कुछ पड़े होंगे, अगर आप इनको न्यूट्रॉन्स कह रहे हो, और कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे, ये आप अगर प्रोटॉन्स कह रहे हो, और आपका जो न्यूक्लियस है बेटा, इट इज एज सच कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। इसके राउंड अबाउट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, तो न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम इज मेंटेन्ड। एक बात मेरी याद रखिएगा, न्यूक्लियस ऐसा जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल नहीं होता, इसकी शेप, इसकी साइज, इसका ये सारे का सारा सेटअप बेटे विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलता रहता है। क्यों? बिकॉज आपका एटॉमिक न्यूक्लियस जो है इट पोजेसेस डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रुपल मोमेंट, ऑक्टुपल मोमेंट, हायर मोमेंट्स भी होते हैं। तो उसकी वजह से इतना आप जरूर कह सकते हो कि इट इज द पिक्चर ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ द न्यूक्लियस और सेल्फी ऑफ द न्यूक्लियस टेकन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो बेटे बेल हैज गॉन, बाकी फिर हम कल करते हैं। थैंक यू ऑल बेटा।